हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जेम कीन्स के बारे में। ये इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जो हमारा एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू किया है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले सबसे जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसकी जो थिंकिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होती है उससे स्टार्ट करके आज हम जेम कीन्स पे आए हैं। मैंने मर्केंटलिस्ट का क्या थॉट था, फिजियोक्रेट्स का थॉट, हमारे क्लासिकल न्यू क्लासिकल्स, इन सब के क्या थॉट्स थे मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं। आज हम जेम कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हमारा जो कीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको समझना, इनके आइडिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो कीन्स का टाइम पीरियड है ये 1883 में ये इनका बर्थ हुआ और 1946 में इनकी डेथ हो गई। अब ये कहाँ के थे? इनको प्राइड माना जाता है किसका? कैम्ब्रिज का, क्योंकि कीन्स का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम आज तक देखें तो कीन्स का एक ही हम वर्क जो ज़्यादातर पढ़ते हैं, ये वाला कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने दिया? कीन्स ने दिया। लेकिन कीन्स ने और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि मैंने ये सब इंपॉर्टेंट वर्क पे यहाँ पे मैंने किया है कि इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में भी इन्होंने बुक लिखी है। साथ ही साथ इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस के बारे में भी लिखा है। ये ट्रैक्ट ऑफ मनी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस और एम चर्चिल, साथ ही साथ कैन लॉयड जॉर्ज डू इट, ट्रीटीज ऑन मनी और हाउ टू पे फॉर द वॉर। तो ये सारा वर्क कीन्स का है। तो आप इसको एक बार अपने किसी नोट में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी कोई भी बुक के बारे में पूछ सकता है, जैसा नया ट्रेंड है एग्जाम्स का, तो इसको देख लीजिएगा। अब इकोनॉमिक मेथड्स के अकॉर्डिंग देखिए कि कीन्स के अब अलग अलग डिफरेंट क्या व्यूज़ थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो ये एनालिसिस थी वो एग्रीगेटिव एनालिसिस थी कीन्स की। जितनी भी एनालिसिस इन्होंने की, ये किस पे बेस्ड था? एग्रीगेटिव एनालिसिस पे बेस्ड था। साथ ही साथ अगर ये इनको देखें तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को थोड़ा दूर रखते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंका ये मानना था कि जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ये प्योर पॉजिटिव साइंस और मैथमेटिकल डेरिवेशंस है, जिसमें उनको ही प्रोवाइड अ लिटिल हेल्प टू दोज सीकिंग सोल्यूशन टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये इनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा अलग है और इससे हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या सोल्यूशन के बारे में ये हमें प्रोवाइड करता है। तो ये थोड़ा सा अपने मॉडल से दूर रखते थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को। अगर हम इनके मेन आइडिया के बारे में डिस्कस करें कि इनका मेन आइडिया क्या था, तो इनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के इक्वल होता है और इनकम के इक्वल होता है। यानी कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी हमारा इनकम इंक्रीज होगा और आउटपुट इंक्रीज होगा। अगर आउटपुट इंक्रीज होगी तो उसमें हमारा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये डिपेंड करता है कि एफिशिएंट डिमांड कैसा है, और इसके साथ साथ ये डिटरमाइन करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शंस कैसे होते हैं। इनके अनुसार ये एज्यूम करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कांस्टेंट होता है शॉर्ट पीरियड में, और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है ये गवर्न किससे की जाती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका आइडिया। साथ ही साथ जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ इनकम कैसा है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है इनके अकॉर्डिंग? साइज ऑफ इनकम पे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। साथ ही साथ जो कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, ये फेयरली स्टेबल होते हैं कि कब? शॉर्ट पीरियड में, और इनके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो सब कुछ इन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए ही एज्यूम किया है। साथ ही साथ ये जो डेंसिटी है कंज्यूम करने की, ये चेंज बहुत क्विकली चेंज नहीं होती है। साथ ही साथ इनका जो आइडिया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, ये किससे गवर्न की जाती है? तो ये दो तरीके से गवर्न की जाती है। एक तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इस पे
पे आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दो तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कैपिटल की ये एफिशिएंसी होगी तभी जाके हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। अब जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के मुकाबले जो इनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हाईली अनस्टेबल होता है। अगर हम इनकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में बात करें तो ये डिटरमाइन किससे होती हैं? सप्लाई प्राइस से और कैपिटल एसेट से, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव यील्ड से ये डिटरमाइन की जाती हैं। प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है यही डिपेंड होता है हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो टर्म है ये कीन्स ने दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इनके अकॉर्डिंग, तो ये एक मॉनेटरी फिनोमेना है और डिटरमाइन किससे होती है? ये डिमांड फॉर मनी, यानी कि इन्होंने इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को मॉनेटरी फिनोमेना बताया और ये डिटरमाइन होती है डिमांड फॉर मनी से। और इसके लिए इन्होंने 3 मोटिव दिया डिमांड फॉर मनी का। लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ये डिपेंड करती है 3 मोटिव पे, जो अक्सर हम पढ़ते हैं। ये इनका आइडिया हम पढ़ रहे हैं बस कि ट्रांजैक्टरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो ये 3 मोटिव है जिसके ऊपर क्या होती है। अब ये इनका आइडिया आया कैसे, हम ये देख रहे हैं कि कैसे इनका आइडिया स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सब कुछ किया। अब हम आते हैं कि हमारा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। इनका क्या था कि जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। अब ये आउटपुट किस पे डिपेंड होता है? ये इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करता है। ये इफेक्टिव डिमांड किस पे डिपेंड करता है? तो ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन पे और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पे डिपेंड करता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो कीन्स का जो भी आइडिया है वो डिमांड ओरिएंटेड है, यानी कि उन्होंने एग्रीगेट डिमांड पे ज़्यादा फोकस किया था। अब एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? हमारा साइज ऑफ इनकम कैसा है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसा है। और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी टू कैपिटल पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस पे डिपेंड करता है? तो ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे और सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? ये क्वांटिटी ऑफ मनी पे और लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसके 3 मोटिव बताए कि क्या कोई भी इंसान कैसे अपने पैसे को रखता है, या तो वो ट्रांजैक्टरी पर्पस के लिए रखता है, या तो प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए रखता है, या तो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए रखता है। तो ये 3 तरह के पर्पस इन्होंने बताए हैं। तो ये एक पूरा चार्ट है जिसे आप समझ सकते हैं पूरे कीन्स का जो मेन आइडिया है उन्होंने कैसे दिया है। तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि कीन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आइडिया समझना भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि इन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी दिया था उसमें क्या बताया था। इनके अकॉर्डिंग इफेक्टिव डिमांड क्या है? तो इफेक्टिव डिमांड जो है ये इसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और ये जो है एग्रीगेट डिमांड ये एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। इनका जो ग्राफ है ये कैसे बनेगा? इधर एक्सपेंडिचर होगा, इधर इनकम होगा। ये जो 45 डिग्री लाइन जाएगी यहाँ से कंजम्पशन जाएगा और यहाँ से हमारा C+I ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है। तो जो भी इनका इफेक्टिव डिमांड है वो किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब हम चलते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन इनका साइकोलॉजिकल लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इनका साइकोलॉजिकल लॉ का क्या कंसेप्ट था? तो कंजम्पशन फंक्शन जो भी सिंपली रिप्रेजेंट होगा वो किसके बीच के रिलेशन को बताएगा? इनकम और कंजम्पशन के बीच को एक्सप्रेस करेगा। यानी कि कंजम्पशन किसका फंक्शन होगा? तो कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है। यानी कि जैसे जैसे लोगों के पास इनकम होती है तो वैसे वैसे वो कंजम्पशन करते हैं। अब इसमें साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? तो ये कीन्स ने ही दिया है। और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि जब हमारा एग्रीगेट रियल इनकम इंक्रीज करेगा तब हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना कि हमारा इनकम इंक्रीज किया है। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, क्योंकि हम
फूड पे अब खर्चा कम करने लगेंगे और बाकी जो लग्जरी चीज़ें हैं उस पे खर्चा हम ज़्यादा करेंगे जब हमारा इनकम इंक्रीज होगा। इसी को हम साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये रेशियो है, स्मॉल चेंज बताता है हमारे कंजम्पशन का टू द स्मॉल चेंज इन इनकम। यानी कि जब भी अगर हमें MPC निकालनी होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एक्सप्रेस करता है रेशियो का कि ये क्या है, स्मॉल चेंज इन सेविंग और रिजल्ट देता है हमारा स्मॉल चेंज इन इनकम का। यानी कि हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को भी हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम MPC को और MPS को जोड़ दें तो ये हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। इसी को हम बैलेंस बजट भी कहते हैं। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करने को बताया कि जब हम अपने कंजम्पशन में से, यानी कि हमारा जो भी कंजम्पशन है, अगर हम उससे इनकम को डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ऐसे ही एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए हमें अपने सेविंग को इनकम से डिवाइड कर देना होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इन्होंने किस तरह से बताया मार्जिनल, अगर हम मार्जिनल, ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये लाइन। अभी जो भी हमारा चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, और उसकी वजह से हमारा कंजम्पशन में इतना चेंज हुआ है, यही बताता है हमारा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और ये हमारा क्या है, सेविंग है। तो सेविंग हमें क्या बताता है, डेल्टा चेंज, यानी कि S अपॉन SY, ये हमारा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि मल्टीप्लायर से इनका क्या कहना था। तो जो भी मल्टीप्लायर है उसका मतलब होता है कि कितने टाइम्स इनकम इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है हमारे इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि जो भी हमारा इनकम है वो डिपेंड करेगा इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पे। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये हमें बताता है कि ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो केन्स के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ मल्टीप्लायर को निकालने का एक और तरीका है, हम K=1 अपॉन 1 माइनस MPC भी करते हैं, और इस तरह से भी हम मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो भी R1 को हम अपॉन करेंगे 1 प्लस पी, उसके बाद R2 अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस R3 अपॉन 1 प्लस पी का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे, इनका क्या मेन इम्पॉर्टेंट था। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने इनका जो फिनोमेना है ये सब डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है, और इनके अकॉर्डिंग जो लोगों की डिज़ायर है, या तो वो कैश को होल्ड करते हैं, या तो प्रिकॉशनरी मोटिव पे करते हैं, और या तो स्पेकुलेटिव मोटिव पे करते हैं। तो ये तो 3 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इनके ये 3 मोटिव हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे हैं। अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो कीन्स के अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल का जो फेज़ है वो कैसा होना चाहिए। अगर एक्सपेंशनरी फेज़ है तो एटमॉस्फेयर ऑप्टिमिस्टिक प्रिवेल होगी, और एक्सपेक्टेशंस जो है होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे प्रॉफिट्स आर ब्राइट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल राइज होने लगेगा। राइज होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा बहुत रैपिडली, और इसकी वजह से एक्सपेंशनरी मूवमेंट हमारा कल्टिवेटिव होगा। और क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लायर है वो ऑपरेशनल, यानी कि एक्सपेंशनरी फेज में हमारा मल्टीप्लायर ऑपरेशन में आ जाता है, मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें इकोनॉमी अगर हमारी पीक पे या बूम पे चली जाती है तो हमारा जो फोर्स है वो अनफेवरेबल हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो वो फॉल करने लगेगा। तो इनका बिजनेस साइकिल किससे ओरिएंटेड है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ओरिएंटेड है। अगर हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमारा फॉल करने लगे तो हम
हमारा जो कंट्रैक्शनरी मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वर्किंग मल्टीप्लायर है वो रिवर्स काम करने लगता है। तो ये बिजनेस साइकिल का फिनोमेना है अकॉर्डिंग टू कीन्स। इसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक फोर्स, मतलब हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमिक फोर्स अपीयर होगी और जिसकी वजह से फिर से हमारा MEC रिवाइव होगा और हमारा ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब टर्निंग पॉइंट बिजनेस साइकिल में क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू कीन्स इन्होंने एट्रीब्यूट किया कि जो अपर टर्निंग पॉइंट है जिसको हम बूम कहते हैं, और बूम टू डिप्रेशन, यानी कि अगर हम ऐसे बिजनेस साइकिल बनाएं तो बूम टू डिप्रेशन ये क्या है हमारा, इधर से एक्सपेंशन ये बूम है और बूम से ये डिप्रेशन और ये रिसेशन में आ जाएगा इकोनॉमी। तो बूम से जो डिप्रेशन है ये क्या है, ये हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, ये मतलब इसका ये फैक्ट है कि ये इंक्रीज नहीं करेंगे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज करेगा। अगर हमारा टर्निंग पॉइंट हम इसे ही कहते हैं जब हम बूम से लेके डिप्रेशन तक आते हैं, तो ये हमारी टर्निंग पॉइंट होती है बिजनेस साइकिल की। और अकॉर्डिंग टू कीन्स अगर हम ये टर्निंग पॉइंट पे आते हैं तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस हिसाब से इंक्रीज नहीं करेगा जिस हिसाब से हमारी इनकम इंक्रीज कर रही थी, यानी कि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 1 से भी कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम लोअर टर्निंग पॉइंट पे आ जाए, यानी कि डिप्रेशन से लेके ये बूम पे अगर हम आ जाए, इसका मतलब होता है कि ये इनकम में हमारा ड्रास्टिकली जो चेंज है वो होने लगेगा और कंजम्पशन जो है वो उसके प्रोपोर्शनल, मतलब उसके प्रोपोर्शनल चेंज होगा। अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी कैसे थी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्सेशन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये 3 पॉलिसी पे इनके व्यू थे। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरव्यू और आइडिया इकोनॉमिक ऑफ थॉट्स ऑफ कीन्स जिसको हमने आज देखा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप ये पढ़ लेंगे कि इनका मेन आइडिया या मेन थॉट क्या था, तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं ईजिली। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कीन्स के हर एक थ्योरी को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उनका मेन आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ है और किस तरह से आया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।